तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास। इसमें हम यूनिट 7 हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 कहानियां हम पढ़ चुके हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली और कानों में कंगना, जिनका हमने संपूर्ण विवेचन एक एक क्लास में किया है। आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें से उनको हमने देखा है। संपूर्ण विवेचन आपको पहले 3 क्लासों में उनका मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन भाव इसके बहुत गहरे हैं। इसको हम पूरे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। बहुत ही छोटी कहानी है, लगभग 1 या 1.5 पेज की ही ये कहानी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रौढ़ ये कहानी है, बहुत ही मार्मिक ये कहानी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो ये हिंदी सरोज का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां पर हम आपको करवाते हैं पूरी तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमने ये यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर 2024 को टारगेट करके फ्री बैच चलाया हुआ है। इसमें हम आपको पूरा सिलेबस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देंगे। बने रहिए हमारे साथ में, हमें प्यार दिखाते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों। हमें और भी अच्छा मैटर आप लोगों को देने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को पूरा ऑथेंटिक मैटर मिलता है। जो भी हमारे साहित्य इतिहासकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, उनकी जो मान्य पुस्तकें हैं, जिनको आप कोट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, उनसे आप लोगों का पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है। तो आप लोग भी अपना प्यार हमें दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा चैनल को। मेरे साथ बने रहिए। बहुत छोटी सी कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं, इसके भाव को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे देते हैं। हिंदी सरोज चैनल पर यूनिट 2 चल रही है, जिसकी 21 क्लासें हो चुकी हैं। और ये सारी क्लासेस जो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की प्लेलिस्ट चैनल में बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य ही सिलेबस में रहता है। और अगर ये सिलेबस में है तो आपको इस चैनल से पढ़ना किस लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहीं आपको मिलती है पूरी ऑथेंटिक जानकारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी मान्य पुस्तकों से, ऑथेंटिक पुस्तकों से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, पूरा मैटर आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो जरूर से देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, पहली क्लास से लेके 21 क्लास तक देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी सारी अपडेट, सारी क्लासेस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। माधवराव सप्रे हैं इस कहानी के लेखक। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। उनका जीवन काल जो है वो 1871 से 1926 ईस्वी तक रहा है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट मैं लेके आया हूं इस कहानी के बारे में, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इनसे ही बनेगा, इनसे बाहर एक भी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। उस समय छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक भी स्वयं माधवराव सप्रे ही थे। ये कहानी जो है ये आधुनिक शोध एवं देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। देखिए, बहुत आलोचकों में मतभेद रहा है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। उसने कहा था, जैसी बहुत सारी कहानियों के बारे में बहुत से आलोचकों ने कहा है कि हिंदी की सबसे पहली कहानी ये होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं ये होनी चाहिए। लेकिन जो नवीन शोध हुआ है आधुनिक शोध के अनुसार, और नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने भी ये माना है कि एक टोकरी भर मिट्टी ही हिंदी की प्रथम कहानी है।
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलता हूं कि पेपर पेन लेकर बैठिए और उनसे नोट्स बनाइए, वो जीवन भर आपका साथ देंगे। तो पेपर पेन मैं आशा करता हूं आप लोग लेके बैठ गए होंगे और साथ साथ में लिखते चलिए। इसका वर्णन विषय क्या है? इस कहानी का वर्णन विषय है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट करना, सामंती लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, ये भी इसका वर्णन विषय हो सकता है। गांधीवादी तरीके से सामंती लोगों के ऊपर कटाक्ष करना। इस कहानी का सारांश एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का ताना बाना एक गरीब निसहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बन गया है। इसमें क्या है? दो पार्टियां हैं, एक तरफ तो गरीब विधवा है, निसहाय है, उसके साथ में कौन है? उसके साथ में कोई नहीं है, उसकी एक छोटी सी 5 वर्ष की पोती है, उसका साथ कोई नहीं देता है दोस्तों। जो जमींदार है वो उसका शोषण करने की कोशिश करता है, उसका छोटा सा झोपड़ा है उसको भी छीनने का वो अमीर प्रयास करता है। लेकिन आगे क्या होता है वो कहानी हम देखेंगे। और क्या है इस कहानी में देख लेते हैं। वर्ग भेद और शोषण पर आधारित ये कहानी है। इसमें है क्या? एक जमींदार द्वारा अपने महल के सामने स्थित असहाय विधवा की झोपड़ी को हड़पने, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, अपनी पोती के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना तथा जमींदार के द्वारा टस से मस न होना इस कहानी में दर्शाया गया है दोस्तों। अंत में क्या होता है? अंत में विधवा जो है वो अपनी जमीन से एक टोकरी मिट्टी उस जमींदार से मांगती है और कहती है उस जमींदार को कि हे मालिक, आप इसको मुझे उठवा दीजिए। लेकिन जमींदार पहले हिचकिचाता है, नहीं उठवाता है, नौकर को बोलता है, हे नौकर इधर आ और ये टोकरी इस बुढ़िया के सिर पर रख दे। लेकिन बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर कहती है, हे मालिक, मैं यही चाहती हूं कि आप ही स्वयं हाथ लगाकर इस टोकरी को मेरे सिर पर रखवावें। तो आगे क्या होता है वो हम कहानी में ही पढ़ेंगे दोस्तों। फिर क्या होता है? उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो कैसे जमीन लौटाता है देखते हैं। इसके पात्र जो हैं देख लेते हैं, बहुत ही थोड़े से पात्र हैं इसमें। विधवा स्त्री है, एक जमींदार है जो सामंतवाद का यहां पर द्योतक है, विधवा की पोती है 5 वर्षीय, इस पोती का नाम नहीं बताया गया है। जमींदार का वकील है, इस वकील का भी नाम नहीं बताया गया है। आलोचकों के मत देखते हैं, जो महत्वपूर्ण मत हैं इस कहानी के बारे में। एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है। ये कहते हैं गोपाल राय, जो कि गद्य साहित्य के, हिंदी गद्य साहित्य के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। वो ये कथन कह रहे हैं कि यही कहानी जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी का प्रतीक बन गई है। देखिए दोस्तों, वही मैं आपको कह रहा था कि कहानी बेशक से बहुत छोटी है, 1 पेज या 1.5 पेज की ही है, लेकिन उसके अंदर जो भाव पिरो दिए हैं माधवराव सप्रे जी ने वो देखने लायक है। अगर गहनता से कोई व्यक्ति इस कथा के बारे में, इस छोटी सी कहानी के बारे में सोचता है तो बहुत गहरी इसकी भावनाएं हैं, जो हम भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम भी उनको जान सकते हैं बड़े आसानी से। तो डॉक्टर सत्यकाम जी क्या कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी का प्रतीक बन गई है। इस कहानी में भारत की संविधानता का भाव प्रकट हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कहानी जो है ये लिखी हुई है 1900 में या फिर 1901 में, दोनों माने जाते हैं। इसके प्रकाशन 1900 भी है और 1901 भी है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। 1900 हो तो 1900 लगा के आइएगा, और अगर 1901 देता है तो 1901 लगा के आइएगा। दोनों ठीक हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देगा। अगर देता है तो फिर वो क्वेश्चन उस एजेंसी को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। इसके प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। छोटी एवं कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है ये। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1900 अथवा 1901 ईस्वी है। इसकी प्रमुख पंक्तियां, जो आरंभिक पंक्तियां हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि आरंभिक और अंतिम पंक्तियां हमें किसी भी विधा की कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, उसकी आरंभिक कहानी जो है, आरंभिक
पंक्तियां जो हैं वो अति आवश्यक है हमें जाननी, क्योंकि उसी से पूरी भूमिका निर्धारित होती है। और वही पंक्तियां कई बार देके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ये किस रचना की पंक्तियां हैं। तो इसकी आरंभिक पंक्तियां क्या हैं? किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह कई जमाने से वहां बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी इस झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो ये जो है इसकी आरंभिक पंक्तियां हैं कहानी की। जब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे इन पंक्तियों को भी। आगे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? वृद्धा विधवा की पोती ही उसका एक आधार बच गई थी। जमींदार की इच्छा सुन वह मृत प्राय हो गई थी। जब जमींदार ने कहा कि ए बुढ़िया, तुम्हारी ये झोपड़ी मुझे चाहिए और किसी भी कीमत पर मैं इसको हासिल करके रहूंगा, तो बुढ़िया का तो वहीं मरण हो चुका था। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत की झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। यानी अदालती दरवाजा खटखटाकर वकीलों के जेबे भर के उस अमीर जमींदार ने उस झोपड़ी पर अपना कब्जा बना लिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, बुढ़िया बेचारी क्या करती? उसके जीवन में कोई और नहीं था, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। उसकी एक ऐसी ही बुढ़िया सहेली थी, उसके घर पे जाकर वो अपनी पोती के साथ रहने लग गई थी। वह विधवा टोकरी को मिट्टी से भर जमींदार को उठाने के लिए कहती है, तो जमींदार पहले तो नाराज हो जाता है, पर बाद में नौकर से उसे उठाने के लिए कहता है। तब विधवा रोती गिड़गिड़ाती है कि कृपा आप अपने हाथों से इसे उठाएं, पर जमींदार से वह टोकरी उठ नहीं पाती। जमींदार द्रवित होकर उसे अपनी झोपड़ी वापस कर देता है। इस समय पर विधवा क्या कहती है उस जमींदार को? जब उससे टोकरी नहीं उठाई जाती है तो वो क्या कहती है? उसके कथन है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? ये विधवा कहती है जमींदार से, और इन वचनों को सुनकर जमींदार द्रवित हो उठता है और रोते रोते वो झोपड़ी उसको वापस करने का वचन देता है। और क्या है इस कहानी के बारे में देख लेते हैं। इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने के लिए प्रेरित करता है। पैसे का अहंकार था जमींदार को, इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी कभी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका जमीर जाग जाता है। जब तक धक्का नहीं खाता है, जब तक जमीन पे आकर ओधा मुंह नहीं पड़ता है, कोई भी घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी, उसका जमीर नहीं जागता है। उसे सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद की स्थिति का प्रभाव पूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होना और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना ही इस कहानी का सार तत्व है। तो आइए दोस्तों इस कहानी का संपूर्ण वाचन हम करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 है इसका रचना काल, कई जगह 1901 भी मिलता है, माधवराव सप्रे द्वारा रचित है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। भाई बड़े जमींदार थे, अमीर आदमी थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है। तो साहब की एक दिन इच्छा हुई कि ये झोपड़ी मेरे मकान के बगल में क्या कर रही है, मैं अपना हाथा बढ़ा देता हूं, इसकी झोपड़ी लुटा देता हूं। विधवा से बहुतेरा कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। जो गरीब इंसान होता है उसके लिए उसकी झोपड़ी ही महल के बराबर होती है। दोस्तों ऐसा कई फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा होगा। यही जीवन का मार्मिक तथ्य है। यह
जीवन का एक मार्मिक पक्ष है कि जो गरीब आदमी होता है उसे अपनी छोटी से छोटी वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है। पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती है। और जब से अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बहुत उसको समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब वो विधवा बुढ़िया नहीं मानती है तब वो क्या करता है, अपने पैसे के दम पे चालें चलता है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर रहने लगी। ये जो इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन है, बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी, ये इस कहानी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है, जिसे देकर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस रचना की पंक्ति है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि स्वयं वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो। जब उसकी झोपड़ी उन्होंने छीन ली है और फिर भी वो बुढ़िया उसके महल के सामने आकर, झोपड़ी के सामने आकर उसके खड़ी हो गई है, तो अहंकारी जमींदार उसको वहां से भगाने के लिए प्रयास करता है। अपने नौकरों को कहता है कि हे दासों, इसको उठाकर बाहर फेंक दो, ये बुढ़िया यहाँ पर क्या करने आई है। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं महाराज, क्षमा करें, मैं एक विनती करने आई हूं। क्या विनती कहती है वो? जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। जमींदार साहब विनती की बात सुनकर अपने अहंकारी मानस को समझा बुझाकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या कहती है वह विधवा? जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि उसकी 5 वर्ष की पोती जो है, एक गरीब बच्ची जो है, उसका भी मन उस झोपड़ी में इतना लग गया था कि वो रोटी खाना मंजूर नहीं करती है। कहीं और जाकर कहती है, दादी माँ, मुझे अपनी उस झोपड़ी में, अपने उस मकान में ही रोटी खानी है, वही हमारे लिए महल है दादी माँ, जब आप मुझे वहां लेकर जाएंगी तभी मैं एक निवाला मुंह के अंदर डालूंगी। तो गरीब असहाय विधवा क्या करती, वो हाथ जोड़ती हुई उस जमींदार के पास पहुंच जाती है और गिड़गिड़ाती है उसके सामने। क्या कहती है? मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती है मालिक, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। देखिए दोस्तों, एक गरीब इंसान क्या सोच रखता है और एक सामंती सोच, जो अंग्रेजों वाली, ब्रिटिश वाली सोच है, वो क्या करती है, ये पूरा इस कहानी के भाव में छिपा हुआ है। दोस्तों आगे क्या है? इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। बुढ़िया को भरोसा है कि उस मिट्टी से अगर वो चूल्हा बनाएगी तो उसे अपने घर की खुशबू पके हुए अनाज में भी आएगी और वो उस रोटी को खाने लगेगी, ऐसा उस बुढ़िया को विश्वास है। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। बहुत अहंकारी सामंत है वो, जमींदार है वो, अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा दिल वाला हूं, कहता है, जा बुढ़िया लेके चली जाए एक टोकरी भर मिट्टी, मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं, एक टोकरी भर मिट्टी से मेरा क्या होगा, जा तू लेकर जा और मेरा यशगान कर। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। दोस्तों अगर वो बुढ़िया चाहती तो उस टोकरी को हाथ से घसीट कर बाहर नहीं लेकर आती,
गरीब मजदूर कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो कितनी भी भारी टोकरी दोस्तों अपने आप सिर पर उठाने के काबिल होता है, परंतु वह उसे घसीट कर बाहर लेके आती है, सिर पर नहीं उठाती है। आगे क्या कहती है, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। एक बार फिर से प्रार्थना करती है उस अहंकारी घमंडी सामंत जमींदार के सामने, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं इनको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में सोचिए कि उस समय पर क्या नजारा रहा होगा, कितनी मार्मिक स्थिति रही होगी उस अनाथ विधवा बुढ़िया की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी उससे अमीर जमींदार ने, सामंतवाद ने, ये ब्रिटिश हुकूमत वाली सोच ने छीन ली है। तो उसकी स्थिति वहां पर क्या रही होगी, कितना रोई गिड़गिड़ाई होगी बेचारी बुढ़िया। आगे क्या है इसमें, किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं उसे उठाने को आगे बढ़े। तो जमींदार खुद आगे बढ़ता है। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। नहीं उठा पाया वह अहंकारी उस टोकरी को, नहीं उठा पाया उस मिट्टी से भरी टोकरी के वजन को। वह उसके अंदर खाली अहंकार और घमंड था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि एक गरीब बुढ़िया की वह एक टोकरी मिट्टी तक उठा सके। उसके अंदर इतना संबल नहीं था। खाली धन होने से और यशगान होने से, घमंड होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। मन में मानवता होनी बहुत आवश्यक है, मनुष्य का मनुष्य होना बहुत आवश्यक है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगा, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। थक गया, परेशान हो गया, नहीं उठा पाया और अंत में बुढ़िया से कहने लगा कि नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। तो क्या होता है आगे, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो। अभी भी वह गरीब बुढ़िया ये देख रही है कि कहीं महाराज नाराज हो गए तो कहीं मुझे लात मारकर नौकरों से उठवाकर बाहर ना फिकवा दे। अभी भी उसे यह डर है। ये डर जो है, ये विधवा का जो डर है, ये आज के समय में भी जो गरीब मजदूर है, जो असहाय है, जिसको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती है, उसी की मजबूरी ये दर्शाई गई है, जो कि 1900 में लिखी गई कहानी थी। आज भी गरीबों की यही स्थिति है दोस्तों, जो इस कहानी में इस विधवा बुढ़िया की स्थिति दिखाई गई है। तो आज का भी यथार्थ इस कहानी में जुड़ा है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इस कहानी को पढ़िए दोस्तों। अगर आप हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं और ब्रिटिश हुकूमत जैसी सोच रखने वाली ताकतों से आपको द्वेष है, उसके प्रति आप दुर्भावना रखते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसमें गांधीवादी सोच है, सामंत विरोधी सोच है, ब्रिटिश हुकूमत जैसी सोच रखने वाले लोगों की खिलाफत करना इसमें दिखाया गया है। तो विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। बुढ़िया कहती है कि आपसे ये एक टोकरी मिट्टी की नहीं उठाई जा रही है और इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी है। महाराज, आप इस जन्म भर कैसे इस भार को उठा पाओगे, ये बात आप भी जानते हैं। बुढ़िया के कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि ये झोपड़ी मेरी थी, लेकिन आपने षड्यंत्र रच के अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके आपने इससे मुझे छीन लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो इसी जन्म में इसका हिसाब आपसे लेकर रहेगा। कहने का अर्थ यही है। बुढ़िया ने एक ही पंक्ति में सब कुछ कह दिया है और वह जमींदार उसको समझ भी गया है। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो इस बात पर विचार करने के लिए वो विधवा जमींदार को कहती है। आगे क्या होता है,
जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। यहां पर कर्तव्य की क्या बात है कि जो अमीर आदमी है, जो जमींदार आदमी है, उसका यह कर्तव्य बनता है कि उसके आसपास अगर कोई भिखारी है, गरीब है, उसकी वो मदद करे, सहायता करे, न कि उसे भी लूटने के लिए वो अपने घमंडी सोच का इस्तेमाल करे, अपने पैसे का इस्तेमाल करे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे। तो वो जो जमींदार थे वो अपना कर्तव्य भूल गए थे। धन माया में गर्वित होकर घमंड ने उनको इतना मतवाला कर दिया था। पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। विधवा की एक पंक्ति ने उस जमींदार की आंखें खोल दी। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो दोस्तों ये मार्मिक कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बारे में जो विशेष तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण कथन थे, वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं इस कहानी से पहले ही। और क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों एक जानकारी मैं आपको लोगों को फिर से दे देता हूं कि यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, 21 क्लासेस उसमें हो चुकी है। तुलसीदास का जो टॉपिक है उसका भी एक भाग हो चुका है। आज उसका भाग 2 आप लोगों के लिए मैं प्रसारित करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप लोग आगे भी इसी प्रकार की जानकारी, इसी प्रकार का साहित्य आप लोग मुझसे पढ़ते रहें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री मैं आप लोगों को ये सारा मैटर दे रहा हूं। सारी जानकारी, एक एक पॉइंट ऑथेंटिक मिलेगा, कहीं कोई हेरा फेरी नहीं होगी। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि इनसे आप किसी को भी, कोई भी अगर टेस्टिंग एजेंसी है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। सारा का सारा मैटर ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।